हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड ब्लॉग जो कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसका ब्लॉग 2 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन एंड रिमेडियल मेजर्स। जिसमें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, ADHD डिसऑर्डर के बारे में, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कौन होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स और गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ऑल द चिल्ड्रन मे नॉट लर्न इक्वली, द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग देम। हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट सेम। तो वो क्या है, इसमें क्या होता है, बट द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे बी सच दैट विच मेक्स इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम टू फैसिलिटेट लर्निंग। कई बार क्या होता है, बच्चों को अलग से भी एक जो है लर्निंग को उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अलग से भी एजुकेशनल प्रोग्राम जो है इंडिविजुअलाइज का मतलब है अलग, हर एक बच्चे के लिए अलग से प्रोवाइड, ना कि एक जैसे क्लासरूम में होता है सब बच्चों को एक साथ, अलग से भी उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो पढ़ सके, प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा समझ। देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न लाइक एन एवरेज चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्या जिनको आप एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है उनमें क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल चिल्ड्रन है वो या एवरेज चिल्ड्रन है उनसे अलग होते हैं। एजुकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। इनके बारे में, और जो एक्सेप्शनलिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इन द सेंस कि वो गिफ्टेड होते हैं, कि वो बहुत जो एक नॉर्मल चिल्ड्रन है, एक नॉर्मल चाइल्ड होता है उससे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, हल्का सा भी जो है सुनते ही कोई चीज़ बहुत जल्दी उनको पिक कर लेते हैं, बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट होते हैं। या नेगेटिवली कहेंगे तो उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ इम्पेयरमेंट्स होती हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। किर्क का नाम बहुत फेमस है इसके अंदर। चिल्ड्रन हु डेविएट फ्रॉम द एवरेज और नॉर्मल चाइल्ड, उसको उन्होंने क्या कहा है, एक्सेप्शनल चाइल्ड। जो कि बच्चा डेविएट होता है किससे, नॉर्मल चाइल्ड से या एवरेज चाइल्ड से, इन मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सेंसरी एबिलिटीज। या तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में या सेंसरी, जो हम सेंसरी में जो हमने 5 ऑर्गन्स किए हैं अपने, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में भी किए हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं हमारे, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो इसमें क्या होता है, या न्यूरो मस्कुलर और फिजिकल करेक्टरिस्टिक में, और या सोशल इमोशनल बिहेवियर में, इन कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में, बातचीत करने में, मल्टीपल हैंडिकैप में, किसी तरह से उनको कई, और मल्टीपल हैंडिकैप भी हो सकती हैं। यानी किसी न किसी तरह से बच्चे जो हैं जिनमें इस टाइप की इम्पेयरमेंट पाई जाती हैं, जिसके कारण से वो नॉर्मल चाइल्ड से अलग होते हैं, इन बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप टू इस मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी क्या है कि उनके अंदर मल्टीपल हैंडीकैप होती हैं जो उनकी प्रॉब्लम करती हैं कि वो प्रॉपरली वो जो है डेवलप नहीं हो पाते, या उनकी जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। From the above definition, we come to know that exceptional children cannot profit from the regular school program। उनको क्या होता है, ये जो स्कूल प्रोग्राम जो सभी बच्चों के लिए बनते हैं उससे उनको बेनिफिट नहीं होता, उनसे उनको प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो अलग तरह के चिल्ड्रन होते हैं। स्पेशल मेथड्स एंड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू टीच देम। द एक्सेप्शनली क्या है, मे बी ड्यू टू प्रॉब्लम विजन के कारण, जैसे हमने अभी किया कि सेंसरी भी हो सकता है, विजन, हियरिंग, परसेप्चुअल, किसी भी कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्या है, पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, पॉजिटिव यानी वो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है। ये नेगेटिवली भी हो सकते हैं, हैंडीकैप्ड है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उनको। तो इसके अलावा एक तरह के और चिल्ड्रन होते हैं। एक तो हमने कर लिया गिफ्टेड चिल्ड्रन, सेकेंड हमने क्या कहा कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। थर्ड कौन से होते हैं, चिल्ड्रन एट रिस्क, जो कि अभी वो ठीक है लेकिन जो जो वो उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे दे बिकम एट रिस्क। ये बच्चे कौन से होते हैं, जो कि या तो बर्थ के टाइम पे जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है मदर का ऑक्सीजन लेवल जो है डेविएट हो जाता है, कम में ज़्यादा हो जाता है, एनॉक्सिया जिसको बोलते हैं। तो उस समय तो बर्थ ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में जब वो बच्चा जो बड़ा होता है तो उसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इस टाइप की कि लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें आनी शुरू हो जाती है।
यानी देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रेफर्ड एज चिल्ड्रन एट रिस्क। सच चिल्ड्रन हैव नो लर्निंग डिसेबिलिटी, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें नहीं होती है, बट दे आर एट रिस्क टू डेवलप इट लेटर। जो बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं। द रिस्क फैक्टर मे बी कॉज्ड बाय कंडीशंस लाइक बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे, नर्चरिंग में या जब वो बड़े होते हैं तब, और एनवायरनमेंट से, यानी वो जब जो बड़े होते हैं वैसे वैसे ही वो प्रॉब्लम उसको दिखनी शुरू हो जाती है। दिस ग्रुप इंक्लूड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग लर्निंग, सोशलाइजेशन एंड मैच्योरेशनल डिफिकल्टीज एंड डिफिकल्टी जनरल क्लासरूम। इन चीज़ों में उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, लोगों से सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, और उनको क्लासरूम में भी बच्चों के साथ जो है लर्निंग में भी उनका बच्चों के साथ भी एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ से ये जो है अभी सिंपली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन था, यहाँ से स्टार्ट है इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? जो कि एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि कोई फिजियोलॉजिकल नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो नाम है विलियम क्रिक्सचेन का नाम बहुत ही फेमस है। pioneering work to define the nature and causation of the concept learning disability is credited to William Cruikshank in 1950 and 1916 में जो है विलियम क्रिक्सचेन ने काफ़ी काम किया था इसके ऊपर कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या और उसका कारण क्या है, क्यों होती है बच्चों में। लेकिन सैमुअल क्रिक ने 1968 में जो है इसको ऑफिशियली सैंक्शन किया, इसका नाम क्या रखा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, इज सिंड्रोम फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ नॉर्मल और अबव इंटेलिजेंस कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक डिफिकल्टीज इन लर्निंग टू रीड का मतलब डिसलेक्सिया, राइट लर्न यानी डिसग्राफिया, एंड टू डू ग्रेट अप्रोप्रिएट मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। इन्होंने 3 तरह से कहा था कि लर्निंग डिसेबिलिटी को इन्होंने 3 तरह से बांटा कि वो बच्चा जो कि नॉर्मल बच्चे से अलग होगा किस किस चीज़ में, जिसको या तो लर्निंग टू रीड की यानी डिसलेक्सिया होगा, या लर्निंग टू राइट में प्रॉब्लम होगी तो डिसग्राफिया हो गया, और जहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगी हो जाएगा डिसकैलकुलिया। लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन जो है, जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन होंगे मे शो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, उनको ये तरह की जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं। उनमें कैसे दिखेगी कि इस बच्चे को जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए क्रॉनिक कंडीशन, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। जो बच्चा जिसको लर्निंग, अब ऐसे तो नहीं मालूम होता क्योंकि वो तो दिखता तो कुछ है नहीं उसके अंदर, लेकिन कैसे मालूम हुआ कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, यानी ये चीज़ें हैं होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं उस बच्चा जो है वो बच्चा है वो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज क्रॉनिक कंडीशन और प्रोबेबल न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन, जैसे मैंने भी बताया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इट वेरीज इन इट्स मैनिफेस्टेशन एंड सिवियरिटी, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये अलग है, हर बच्चे में अलग अलग होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इट इन्फ्लुएंसेस इन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट, बच्चों में सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस डालती है। इट प्राइमरीली एक्सक्लूड्स अदर डिसेबिलिटी, ये बाकी जो डिसेबिलिटीज आएंगी उनसे अलग है क्योंकि ये लर्निंग है, ये न्यूरोलॉजिकल ना कि फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है। एंड अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड लर्निंग डिसेबिलिटी कैन हैव एडवर्स, अगर इसको नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग, ये सब चीज़ों पे ये इम्पैक्ट डालती है। Learning disability can also be defined as one of the more significant defects in essential learning process, यानी जो अगर जो हम बच्चा जो होता है वो जो असेंशियल जो बहुत जरूरी जो लर्निंग के प्रोसेस होते हैं उसमें भी उसका वो दिखता है, डिफेक्ट क्या है कि वो इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, वो तो हमने किया कि ये जो भी हमने किया था, ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है बेसिकली ये वो है। अब क्या आएगा कि जो लर्निंग जो डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। LD इज़ ए मिक्स ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी ये जो है ऐसे हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। इन्होंने अननेसेसरी में 2 भागों में उसको बांट दिया है। आप इन सारे पॉइंट्स को भी करेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये ऑलमोस्ट सेम ही है कि अलग अलग काफ़ी सारे इसमें डिसऑर्डर्स होते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी में ट्रांसेंड द स्कूल सेटिंग एंड परसिस्ट इन एडल्टहुड, स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद क्या ये एडल्टहुड तक चलती है, एडल्टहुड तक भी एक आगे परसिस्ट कर सकती है। LD children are normal
इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल वो सही होता है, लेकिन मेनली लाइज इन द वे ऑफ लर्निंग एंड देयर परसेप्चुअल सिस्टम। वो कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, वो उन बच्चों का नॉर्मल बच्चों से अलग होता है। लेकिन जो है उनका इंटेलेक्चुअली दे आर नॉर्मल लाइक अदर चिल्ड्रन। तो वही इसके बारे में दिया हुआ है। एंड बिहेवियल प्रॉब्लम आर नॉट इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ देयर बिहेवियर and they may feel frustrated due to gap in learning, but they might show emotional problem। इसमें क्या है कि बिहेवियल प्रॉब्लम तो होंगी, क्योंकि वो उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि वो जो बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, बाकी बच्चों के साथ इक्वली वो नहीं चल पाते, जिस कारण से उनको क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि जब लैक ऑफ एडजस्टमेंट भी हो जाती है बच्चों को, इसलिए क्योंकि जब बाकी बच्चे आगे के बोलते हैं, बच्चे नहीं उतना उनके साथ मैनेज कर पाते, तो इमोशनल प्रॉब्लम भी हो जाती है। बॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी करेक्टराइज। ये जो प्रॉब्लम है एलडी की, ये बॉयज़ में ज़्यादा होती है देन गर्ल्स। एलडी में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये कम से ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और ये नहीं कि हर बच्चे में इक्वल होती है, कोई बच्चे में बहुत कम होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी में बहुत ज़्यादा। सम स्टूडेंट में भी पैसिव और इनएक्टिव, कोई बच्चे पैसिव होते हैं बिल्कुल, जैसे कोई किसी से कोई मतलब भी नहीं, कोई बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, या कोई बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते, कोई उस टाइप से है इनके बारे में। स्टूडेंट्स में शो प्रॉब्लम इन वन एरिया नॉट इन दी, कुछ बच्चे क्या आते हैं कभी एक एरिया में दिखाते हैं, भाई एक एरिया में उनको लर्निंग डिसेबिलिटी दिखती है, दूसरे में नहीं भी दिखती। एंड डिले इन डेवलपमेंटल माइल्स, अलग अलग जो है डेवलपमेंट स्टेजेज होती है उसमें भी उनको डिले होता है। फिर क्या है, बिहेवियर एंड अफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। क्या है, हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव। जैसे मैंने भी बताया कि बच्चे तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं एक्टिव होते, तो वही है कि इस टाइप का उनका बिहेवियर रहता है। डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, एलडी चिल्ड्रन में शो प्रॉब्लम इन सस्टेनिंग अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, ईजिली वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, शॉर्ट होता है उनका अटेंशन स्पैम, बहुत ही कम टाइम के लिए वो अटेंशन कर पाते हैं। परसेप्चुअल मोटर इम्पेयरमेंट, जैसा अभी बताया कि वो 5 जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनकी डिसेबिलिटी से होता है। ये स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी ओपन एक्सपीरियंस पुअर ऑडिटरी, सुनने में उनका ऑडिशन जो वो कम हो जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। दे में शो प्रॉब्लम्स इन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, उनको डायरेक्शन का नहीं पता लगता कि इन बच्चों को। दे टेंड टू बी ऑकवर्ड, क्लमसी, अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। दे ऑफन हैव पुअर हैंड राइटिंग। मेनली क्या है, जिन बच्चों के में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें देखा गया है कि काफ़ी बड़ा बड़ा भी लिखते हैं, उनके अंदर जो है उनको मेनली की डायरेक्शन का, राइटिंग का इतना उनको आइडिया नहीं रहता। डायरेक्शन प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, मेमोरी की होगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, उनको रिकॉल करने की, कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना है, उसको रिकॉल करना है, इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेटाकॉग्निशन इज एन एबिलिटी टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट वंस एक्शन, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो है ना, कि वो किसी चीज़ को मेमोराइज करना, उसमें उनमें दिक्कत होती है, उनको ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना, अरेंजिंग एंड प्लानिंग विल नॉट बी एडुकेट, उनका ये चीज़ कम होती है। स्पेसिफिक एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि आप ऑफन से सेवरल ईयर्स बिहाइंड, क्योंकि अपने जो साथ के जो पीयर ग्रुप होता है ये बच्चों से पीछे रह जाते हैं, तो इस कारण से इसमें दिखाया हुआ है कि स्पेसिफिक एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली इन लिंग्विस्टिक एंड कैलकुलेशन मैथमेटिकल स्किल्स में। एलडी चिल्ड्रन आर ऑफन सेवरल ईयर्स बिहाइंड देयर पीयर्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी एंड स्पेलिंग, एक्सपीरियंस, वर्ड, लेटर, नंबर एंड साउंड रिवर्सल। इन सब चीज़ों में ये बेसिकली क्या है कि जो बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनसे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। डिसलेक्सिया इज करेक्टराइज बाय सीरियस, जैसा भी किया है ना हमने पीछे, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एलडी स्टूडेंट्स में है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर, रीडिंग की प्रॉब्लम अभी जो हमने स्टार्टिंग में की ना, डिसलेक्सिया रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स का, उसी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है फिर से। और डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लर्निंग स्पीच साउंड्स, कि उनको बोलने में कि मैं रिपीट साउंड्स है वो बार बार वही चीज़ या तो रिपीट करते रहेंगे, या स्टम्बल, या जो वर्ड्स होते हैं उनको जंप कर देंगे, या हॉल्टिंग में रुक के बोलते हैं, या डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल्सो शो वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी। कहने का मतलब उनका स्पीच प्रॉब्लम भी इन बच्चों में जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम भी रहती है।
तो इसमें फिर ये है कि इट शुड हाउएवर बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल एलडी स्टूडेंट्स डू नॉट शेयर ऑल द अबाउ। ये भी जरूरी नहीं है कि इन जो एलडी स्टूडेंट हैं, जितने भी जो लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं, उनमें सभी ये सब बातें होती हैं। सम ऑफ द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी फाउंड इन स्टूडेंट्स हु डू नॉट शो। जिन बच्चों को नहीं है एलडी, उनमें भी कई बार ये जो है ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये नहीं कि अगर जिनमें ये सब चीज़ें होंगी, जितनी भी हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, वो सारी की सारी जो है एलडी के बच्चों में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार जो होता है ये कुछ ऐसी होती है जो कि एक आम बच्चे में भी हम देखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो लर्निंग डिसेबल है। कॉजेज़ क्या हैं इसके, किस कारण से होता है? नंबर 1 पे एनवायरमेंटल, ये उन्होंने मॉडल के नाम से दे रखे हैं। एनवायरमेंटल मॉडल है, ब्रेन डैमेज मॉडल है, ऑर्गेनिक है, बायोलॉजिकल मॉडल है, जेनेटिक मॉडल है। हम इसको कॉजेज़ में भी कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होंगे? जिसमें बच्चे जो है जन्म उनका ठीक है, क्योंकि उनमें कोई उसका तो प्रॉब्लम है नहीं, बर्थ आउट में तो कोई दिक्कत है नहीं उनका। जबकि बच्चे जब बड़े होते तब ये चीज़ें सामने आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। अनस्टेबल फैमिलीज हैं, जैसे पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट है, घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजा जाए। या अनस्टेबल फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है, या बच्चे जो है पेरेंट्स कहीं आज यहाँ कल वहाँ अलग अलग जगह जो है घूमते ही रहते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब ज़्यादा हैं, बच्चों के एडमिशन ही होते रहते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसमें क्योंकि बच्चों को भी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है बच्चों की डेवलपमेंट में। तो डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट जैसे फॉल्टी स्कूल इंस्ट्रक्शन, फॉल्टी अगर स्कूल जैसे हमने भी अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पेरेंट्स को जो स्कूल को सेलेक्ट है बच्चों के लिए बहुत ही सोच के करना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल है वो बच्चों का सेकेंड होम होता है। तो जहाँ पे बच्चा जो है अपने घर से निकलता है और वो स्कूल में ही सब कुछ सीखता है, हाउ टू एडजस्ट सोशल, उसकी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निशन है, उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो सारी उसकी स्कूल से ही होती है। तो इसमें वो ये कि फॉल्टी स्कूल इंस्ट्रक्शन है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इन्होंने फिर मॉडल करके लिखा हुआ है कि वह मेनली क्या है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ना, इनका मतलब यही है कि बच्चों का जब बच्चों को एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, चाहे उसमें कुछ भी, चाहे फैमिलीज़ का है, चाहे फैमिली का तो हमने अभी पढ़ ही लिया है, इस जो स्कूल्स के बारे में, ये सब इसके लिए जो होते हैं, चाहे उसमें जेनेटिक भी आएंगे और उसमें ये भी आ सकते हैं। सेकंड है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि 20% ऑफ स्टूडेंट्स विद एलडी हैव सस्टेन ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जो ये बच्चे होते हैं इनका 20% जो ब्रेन जो होता है वो डैमेज हुआ होता है, जो कि स्टडीज़ से मालूम हुआ है। इनको ये मतलब कि ये बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी उस केस में जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को एक दो भी अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कह देंगे कि ये इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसको 20% उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। लेकिन बहुत सीवियर केस में है ये, जो स्टडीज़ कहती हैं कि 20% ऑफ स्टूडेंट्स विद एलडी हैव सस्टेन, उनका ब्रेन डैमेज हुआ होता है। द टर्म मिनिमल brain dysfunction often used because of lack of proper neurological causes. It is assumed that child may have experienced injury to central nervous system during birth or before birth. ये कब होता है? जब कई बार क्या होता है, जब मदर जब डिलीवर कर रही होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो मदर का ऑक्सीजन लेवल जो है इम्बैलेंस होने से, जिसको हम एनॉक्सिया कहते हैं, उस केस में भी क्या होता है कि बच्चा उस समय ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वो पढ़ता है जब स्कूल में, जब वो एक्चुअली फैमिली में रहता है तो कोई बच्चों माँ बाप को पता ही नहीं चलता। जब बच्चा स्कूल में आता है तब जो है टीचर्स देखते हैं कि कुछ उसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है। वो किस कारण से? वो क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार बर्थ से पहले भी है, ड्यूरिंग द कंसेप्शन टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉडल। इसमें क्या है, केमिकल्स यूज इन फूड कलरिंग एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इम्बैलेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर एंड विटामिन डेफिशिएंसी। इसमें क्या है कि आजकल जैसा हम खाना बाहर से खाना बहुत मंगाते हैं, इसमें एडल्ट्रेटेड जो फूड होता है, इसका ये फूड का जो कलरिंग यूज़ करते हैं हर चीज़ में। आजकल जो हम खाने में बाहर से खाना मंगाते हैं, मतलब अपने घर में भी कई बार देखते हैं हम फूड कलर यूज़ करते हैं। ये मेन रीज़न है फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी।
तो इसमें वही है कि इससे क्या होते हैं, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इन सब चीज़ों ये ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। देन कम टू जेनेटिक में भी होगा, पेरेंट्स का तो बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वही है कि अगर हेरिडिटी फैक्टर भी इसमें मैटर करता है कि आपकी रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर आप कितना, अगर पेरेंट्स, पर ये भी एक्सेप्शंस भी होती हैं आजकल। ये बेसिकली ये कहा जाता है कि जो जेनेटिक फैक्टर होता है वो भी फ़र्क डालता है बच्चे की एलडी के ऊपर। तो ये है हमारे इसके फैक्टर्स, कॉजेज़ क्या है। देन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे पता चलता है कि बच्चे को एलडी है। इसमें क्या है, जैसा घर में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तब पता चलता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका भी मेन रोल होता है, और टीचर्स को वेल ट्रेंड भी होना चाहिए, तो ताकि उनको एजुकेटेड होना चाहिए इस चीज़ का, उनको पता रहे कि कोई एक 1-to-1 उनको जब बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे तभी पता चलेगा ना कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। Early detection or screening is dependent on early observation of behavioral and learning characteristics by a class teacher who should possess their knowledge of the symptoms and characteristics of special learning problem। इसमें वही है कि जो टीचर जो है उसी को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या है और क्या करेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग प्रॉब्लम्स की। वो उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए टीचर, उसको इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर है वही एक ऐसा मीडिया है जिससे वो जो बता सकता है, जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि बच्चे में क्या, अगर कोई बच्चा लर्निंग उसको डिसेबिलिटी है तो वो टीचर ही उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले कर सकता है। तो ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इंक्लूडिंग क्लास टीचर, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड अदर क्लिनिकल पर्सनल मस्ट डिटरमिन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। ये एक टीम होगी स्कूल के अंदर जो इन सब चीज़ों के बारे में कि बच्चे को कितनी डिसेबिलिटी है उस चीज़ के बारे में वही डिटरमिन करेगी। मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट बाय टीचर मेड टेस्ट, करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये अलग टेस्ट के नाम में, जैसे बैचलर का टेस्ट है, वुडक्रॉक, जॉनसन साइको एजुकेशन बैटरी है, ये सब टेस्ट के नाम दे रखे हैं कि इन टेस्ट से ये मालूम होता है कि बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, कितनी है, उसके हिसाब से ये आ जाएगा। देन कम टू रिमेडियल प्रोग्राम्स फॉर एलडी। रिमेडियल प्रोग्राम क्या है कि हम इसके लिए, अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कौन कौन से मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड एज स्पेशल टेक्निक्स टू टीच द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। फर्स्ट, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर, जैसे 1-to-1 बच्चों से बात करके कि कहाँ पे उनमें कोई कमी है उनको बताएं कि, और कहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें। फीडबैक and corrections are the used to remedy the learning disability. This is a highly structured and organized teaching strategy which is started after the analysis of learning problem। जब बच्चों को मालूम हो जाती है कि भाई इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है, स्कूल टीचर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, उनके थ्रू अगर मालूम हो जाता है कि बच्चा जो है वो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हमें इन टेस्ट के बाद करवाने के बाद हमें क्या है कि उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बच्चे को फीडबैक है, जहाँ उसको बताएं जहाँ वो गलत है, प्यार से उसको समझाएं और उसकी जो है गलत है वहाँ पे उसको करेक्शन करें। तो या अगर उसने अच्छा किया तो उसको मोटिवेट करें। इन सब चीज़ों के बेस पे भी हम कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, इनको इन्वॉल्व करा के कि मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा के उनको कि कैसे जो है इस चीज़ से आपको आप जैसे किसी चीज़ को टच है, कोई बच्चों को सिखाना है कोई चीज़, उस चीज़ को बारे में नॉलेज गेन करवानी है, उसको नहीं समझ में आता तो वहाँ उसको उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा के वहाँ पे उस जगह पे उसको लेके जाकर और तब उसको लर्निंग करवाएं, तो उससे भी उसके जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है बुकिश नॉलेज से बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन जब उनको वहाँ पे सिखाते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस करा के उनके सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके, तो कई बार ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो जल्दी सीख जाते हैं।
देन कम टू स्टडी स्किल ट्रेनिंग और मेटा कॉग्निशन स्किल। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बताएं कि कैसे नोट्स कैसे बनते हैं, टेस्ट कैसे ये लिए जाते हैं, प्रिपेयर कंपोजिशन है, या मतलब कि जो उनका जो हम पढ़ाते हैं उसको सिंपल करके, उनको जो टीचर जो है पढ़ाना का जो रीडिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको नोट्स के रूप में देकर, उनको स्मॉल स्मॉल टेस्ट देकर उनको, ताकि वो पढ़ाई में उनका मन लगे और उनको उनकी जो लर्निंग है वो बढ़े। वजह हम एक बार में सारा देकर या बच्चों के साथ पूरा सिलेबस सामने रख के उसकी जगह उनको छोटे नोट्स देकर, उनको स्मॉल टेस्ट लेकर भी हम उस चीज़ को उनको ठीक कर सकते हैं। देन सोशल स्किल ट्रेनिंग, यानी उनको उनके साथ बाकी जो उनके साथ के जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करके, जो पीयर्स हैं बाकी उनके साथ के, उनको इन्वॉल्व करके, बाकी एडल्ट्स को, जो बाकी सब लोगों को आपस में इन्वॉल्व करके, उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करके, जहाँ बच्चे सोसाइटी में रहते हैं ना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो है जिनको लाइक करते हैं, अंकल है, कोई आंटी है, कोई इनके पीयर ग्रुप है, सबकी हेल्प से कि उनको कॉन्फिडेंशियल उसमें लेकर कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको ठीक करना है, तो इससे ये भी अच्छा तरीका है। देन इंक्लूजन स्ट्रेटजीज आर द प्रोविजन बाय स्टेट एंड नेशनल अथॉरिटीज़। अब आजकल क्या हो गया कि आज पहले होता था कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों को होती है उनको अलग से एजुकेशन दी जाती थी। आजकल क्या है कि नेशनल अथॉरिटीज़ ने क्या किया है कि आजकल स्कूलों में जो ऐसे बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबल, उनको साथ जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ ही पढ़ाया जाता है। भले ही उनको थोड़ा सा अटेंशन जो होती है ज़्यादा दी जाती है, लेकिन उनको पढ़ाना जो होता है सब नॉर्मल बच्चों के साथ ही जाता है, ताकि उनमें किसी भी तरह की जो है कोई कॉम्प्लेक्स ना आए। तो यानी क्या है कि लर्निंग डिसेबिलिटी शुड बी एडुकेटेड विद नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स ऑफ देयर एज। एडिशनल इंस्ट्रक्शनल resources can be used for children with LD while teaching them in general classroom. Teachers should make effort to adopt such methods as to enhance the understanding and participation of LD children with other children. तो ये कि नॉर्मल बच्चों के साथ उनको पढ़ा के अलग से उनको एडिशनल इंस्ट्रक्शन देकर भी हम इन बच्चों को ठीक कर सकते हैं, इंक्लूजन करके। इंक्लूजन मतलब क्या है कि उनको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ उनको इंक्लूड करके। फिर है पीयर मीडिएटेड, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे उसके साथ के जो क्लासरूम के बाकी बच्चे हैं उनमें जो बच्चे नॉर्मल हैं या थोड़े जो इंटेलिजेंट है, वो भी उनकी असिस्ट करें, उनको हेल्प करें पढ़ाने में, तो इससे भी बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है उनकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाना, इन सब चीज़ों से भी बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू आर थैंक यू आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।